नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के एक ऐसे शानदार सफर पे निकलने वाले हैं जो वाकई हैरान कर देने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में बात हो रही है प्राचीन मगध की। एक ऐसा साम्राज्य जो कभी अपने खूनी युद्धों और अजेय राजनीतिक ताकत के लिए जाना जाता था, लेकिन फिर कैसे वो आध्यात्मिक ज्ञान और विश्व स्तरीय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। ये कहानी बिल्कुल किसी महाकाव्य जैसी लगती है। तो चलिए बिना देर किए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जिस मगध की हम बात कर रहे हैं ना, वो आज का आधुनिक बिहार है। और इसका इतिहास कोई 100-200 साल का नहीं, बल्कि सदियों तक फैला हुआ है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 544 ईसा पूर्व के हर्यंक वंश से लेकर 537 ईसा पूर्व में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, फिर 261 ईसा पूर्व के भयानक कलिंग युद्ध और अंत में 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तक हम एक पूरे सहस्त्राब्दी यानी करीब 1000 साल के विशाल इतिहास में गोता लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले मगध साम्राज्य का उदय, फिर एक आध्यात्मिक क्रांति का जन्म, उसके बाद खूनी कलिंग युद्ध, अशोक का अहिंसा मार्ग, फिर नालंदा प्राचीन ज्ञान का हब और अंत में एक प्राचीन विरासत को फिर से जीवित करने की कहानी। ये 1000 साल का इतिहास बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। मगध साम्राज्य का उदय, भारतीय सत्ता का केंद्र। लगभग 1000 सालों तक मगध भारतीय राजनीति का निर्विवाद केंद्र बना रहा। लेकिन इन महान साम्राज्यों का निर्माण कोई आसानी से नहीं हुआ था, बल्कि भारी उथल-पुथल के बीच हुआ था। मगध पर सबसे पहले हर्यंक वंश के बिंबिसार का शासन रहा, लेकिन इसके बाद उत्तराधिकार के लिए कई खूनी संघर्ष हुए। सत्ता की भूख ऐसी थी कि राजा के बेटों ने ही गद्दी के लिए अपने पिताओं की हत्या तक कर दी। इसी वंश के राजा उदयन ने राजधानी को राजगृह से बदलकर प्रसिद्ध शहर पाटलिपुत्र कर दिया। इसके बाद शिशुनाग वंश आया, जिसने अवंती को जीता, फिर शक्तिशाली नंद वंश और अंततः सबसे महान और विशाल मौर्य साम्राज्य। सत्ता का ये एक ऐसा दौर था जहां बस विस्तार और ताकत ही सब कुछ मानी जाती थी। और अब आते हैं दूसरे भाग पर, आध्यात्मिक क्रांति का जन्म, शांति की खोज। ठीक उसी समय जब मगध में ये आक्रामक और शक्तिशाली साम्राज्य खड़े हो रहे थे, एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आकार ले रहा था। सिद्धार्थ गौतम ने कई वर्षों तक जंगलों में कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। बाद में उन्होंने समझा कि अत्यधिक कष्ट भी सही मार्ग नहीं है। फिर वे बोधगया पहुंचे और बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया। 537 ईसा पूर्व में लगभग 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। इसी समय के आसपास पास ही में जन्मे महावीर ने भी जैन धर्म का प्रचार किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और अंततः लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी क्रांति का केंद्र क्या था। वो था अहिंसा। बुद्ध ने लोगों को अहिंसा, सत्य, दया, शांति और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया कि इच्छाएं ही हमारे दुख का मुख्य कारण है। जरा सोचिए, उस समय के राजा युद्ध और खून खराबे की आक्रामक नीतियों में लगे थे, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत बुद्ध और महावीर के इन सिद्धांतों ने आम लोगों के बीच एक बहुत मजबूत वैचारिक विकल्प पेश किया। युद्ध के शोरगुल के बीच यह शांति की एक बेहद शक्तिशाली आवाज थी। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, खूनी कलिंग युद्ध, सत्ता और शांति का टकराव। तो हुआ यूं कि मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए स्वतंत्र और समृद्ध कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करने का फैसला किया। लेकिन इस युद्ध के जो आंकड़े हैं ना, वो सच में दिल दहला देने वाले हैं। 1 लाख लोग मारे गए और 1,50,000 लोगों को निर्वासित कर दिया गया। मतलब उन्हें हमेशा के लिए उनके घरों से निकाल दिया गया। कलिंग युद्ध इतिहास के सबसे बड़े और सबसे भयानक युद्धों में से एक था। युद्ध के मैदान में चारों तरफ बिखरी लाशें और चीख पुकार, इस भारी मानवीय कीमत ने जीत का स्वाद बहुत ही कड़वा कर दिया था। यहीं से शुरुआत होती है चौथे भाग की, अशोक का अहिंसा मार्ग, धर्म के माध्यम से विजय। युद्ध के मैदान में उस तबाही और भयंकर खून खराबे को देखने के बाद अशोक के भीतर एक बहुत गहरा और नाटकीय बदलाव आया। सम्राट अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में खुद लिखवाया था,
अब देवताओं के प्रिय को कलिंगवासियों पर विजय प्राप्त करने के लिए गहरा पछतावा महसूस होता है। इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, जहां एक विजेता अपने विजय के चरम पर पहुंचकर इस तरह का पछतावा व्यक्त कर रहा हो। उन्होंने कसम खाई कि वे अब कभी विजय के लिए युद्ध नहीं करेंगे और पूरी तरह से बौद्ध धर्म के शांति के मार्ग को अपना लिया। सम्राट अशोक के शासनकाल के इन दो बिल्कुल अलग अलग दौरों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 261 ईसा पूर्व से पहले का समय देखिए। खूनी और विनाशकारी युद्धों के जरिए लगातार साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था, और उसके ठीक बाद का दौर, शांति के कई दशक, शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध और धर्म का वैश्विक प्रसार। अशोक ने एशिया और यहां तक कि यूरोप तक बौद्ध धर्म के प्रचारकों को भेजा। उन्होंने अपनी अपार ताकत का इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और नैतिक अधिकार का एक विशाल क्षेत्र बनाने के लिए किया। एक सचमुच का गेम चेंजर। और यही शांति हमें ले जाती है 5वें भाग की ओर, नालंदा, प्राचीन ज्ञान का केंद्र और सीखने का स्वर्णिम युग। और ये तस्वीर इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। शांति के इस दौर ने सदियों बाद ज्ञान के एक ऐसे स्वर्णिम युग को जन्म दिया जिसने नालंदा को स्थापित किया। जरा 5वीं शताब्दी ईस्वी में बने इस कैंपस की कल्पना कीजिए। ये एक विशाल आवासीय यानी पूरी तरह से रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ एक ही समय में दुनिया भर से आए 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते और पढ़ते थे। ये जो खुदाई में मिले खंडर है ना, ये आज भी उस प्राचीन भव्यता की गवाही देते हैं। इस विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम भी बेहद अनोखा और एडवांस्ड था। नालंदा सिर्फ कोई धार्मिक केंद्र नहीं था, यहाँ एक पूरी तरह से समग्र शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध दर्शन तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ रसायन विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे जटिल विषय भी पढ़ाए जाते थे। इसी ज्ञान की भूख ने वेन तांग जैसे महान अंतर्राष्ट्रीय चीनी विद्वानों को इस विश्वविद्यालय तक खींच लिया था। लेकिन ज्ञान का ये महान चिराग हमेशा के लिए नहीं जल सका। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 1193 ईस्वी में एक अफगान हमले के दौरान इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। 700 से अधिक वर्षों की अकादमिक उत्कृष्टता को बस समय के मलबे के नीचे दफना दिया गया। ज्ञान और दर्शन की वो अनूठी संरचना उस भयंकर हिंसा की भेंट चढ़ गई। अब आते हैं अपने आखिरी और छठे भाग पर, विरासत का पुनरुद्धार, 3री सहस्त्राब्दी के लिए नालंदा। मार्च 2006 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस प्राचीन विद्यापीठ को फिर से खड़ा करने का एक बहुत ही शानदार विजन पेश किया। इस सपने को आकार देने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में नालंदा मेंटर ग्रुप का गठन किया गया। इस समूह ने सिंगापुर, टोक्यो से लेकर न्यूयॉर्क तक दुनिया भर में बैठकें की। इसका मकसद सिर्फ एक आम संस्थान खोलना नहीं था, बल्कि एक विश्वस्तरीय, अकेडमिक रूप से स्वतंत्र और पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित विश्वविद्यालय का निर्माण करना था। इस नए प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी लोकेशन। ये नया 450 एकड़ का कैंपस राजगीर में बनाया जा रहा है, जो प्राचीन नालंदा के खंडहरों से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। राजगीर प्राचीन मगध की राजधानी भी रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज के छात्र केवल किताबों में इतिहास नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसी ऐतिहासिक और पुरातात्विक माहौल के बीच रहकर उस अनुभव को सच में जिएंगे। और इस नए विश्वविद्यालय की फिलॉसफी क्या है? इसे द नालंदा वे यानी नालंदा का मार्ग कहा जाता है। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, इंसान का इंसान के साथ सद्भाव यानी ह्यूमैनिटीज। दूसरा, इंसान का प्रकृति के साथ सद्भाव यानी साइंसेस। और तीसरा, इंसान का प्रकृति के एक हिस्से के रूप में रहना यानी एनवायरनमेंट। नालंदा का लोगो एक पेड़ है जो बोधि वृक्ष का प्रतीक है। ये ज्ञान का और हमेशा कुछ न कुछ देते रहने का प्रतीक है, क्योंकि नालंदा शब्द का अर्थ ही है देने का कोई अंत नहीं। तो अब जब समय का वो मलबा साफ हो चुका है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये नया नालंदा पहली सहस्त्राब्दी की उस महान उत्कृष्टता की बराबरी कर पाएगा? मगध ने खूनी ताकत से लेकर बुद्ध के शांति संदेश और फिर ज्ञान के वैश्विक केंद्र तक का एक सच में अविश्वसनीय सफर तय किया है। क्या शांति और ज्ञान की वो प्राचीन विरासत इस 21वीं सदी में एक बार फिर से पूरी दुनिया को रोशन कर पाएगी? ये देखना वाकई बहुत ही रोमांचक होगा। आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। ज्ञान और जिज्ञासा की ये लौ हमेशा जलती रहे।